यूपी और बंगाल के बाद अब चर्चा करेंगे दिल्ली की 7 सीटों की, जिनमें से 5 सीटों पर कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। हालांकि 5 की इस लिस्ट में सिर्फ मनोज तिवारी ही हैं जो अपने टिकट को बचाने में कामयाब रह पाए। पार्टी ने भरोसा जताया उन पर और उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी बना दिया। दिल्ली की 2 सीट पर फिलहाल प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिन सांसदों के टिकट काटे गए हैं उसके पीछे बड़ी वजह क्या थी? नए चेहरे इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे, या फिर पार्टी ने मोदी जी के इमेज के भरोसे नए चेहरों को मौका दिया है? आइए आपको जल्दी से समझा देते हैं। ये जो 5 नए चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इसमें मनोज तिवारी को आप इंक्लूड कर लीजिए, मनोज तिवारी हैं जो अपनी सीट को बचाने में कामयाब रह पाए हैं, लेकिन 4 जो नए चेहरे हैं वो आखिर कौन कौन से हैं आपके सामने रखते हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया है। सिर्फ एक ये उत्तर पूर्वी दिल्ली है जहां से आपको मनोज तिवारी रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, इनका टिकट नहीं काटा गया है। नई दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो नई दिल्ली में बड़ा फेरबदल यह किया गया कि मंत्री मीनाक्षी लेखी को हटाया गया और उनकी जगह सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया। इसके बाद अब वेस्ट दिल्ली की बात करिए। प्रवेश वर्मा हैवीवेट नेम है प्रवेश वर्मा का, लग नहीं रहा था कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन इनका टिकट भी पार्टी ने काट दिया और इनकी जगह कमलजीत सेहरावत को उम्मीदवार बनाया गया। साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा चर्चा यहां के सांसद की रही, रमेश पिदुड़ी की, जो अपने बिगड़े बोलों की वजह से चर्चाओं में रहे और पार्टी ने उनके बिगड़े बोल की सजा रमेश पिदुड़ी को दे दी है। यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उनका टिकट यहां पर कट गया है और रामवीर सिंह बिदुड़ी को उनकी जगह पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 7 सीटें हैं और 2019 में हुआ कुछ ऐसा था कि 7 ही सीटों पर कमल खिला था। इस बार बीजेपी अपनी उस बात को मेंटेन रखना चाहती है, अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना चाहती है, इसलिए जो भी जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से था वो बीजेपी ने किया है और इसीलिए अभी तक 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और इन 5 में से आप कह सकते हैं कि सिर्फ मनोज तिवारी हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो अपने टिकट को बचाने में कामयाब रह पाए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कट गया, प्रवेश वर्मा का टिकट भी कट गया, प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लड़ेंगे, मीनाक्षी लेखी का भी जो टिकट है वो कट गया है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो से हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आरती टिक्कू जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आरती टिक्कू जी, सबसे पहले आप अपना ही ओपिनियन बताइए, दिल्ली की इन 5 सीटों पर सिर्फ एक है मनोज तिवारी जो अपने टिकट को, अपनी सीट को रिटेन कर पाए हैं, यानी बचाने में कामयाब रह पाए अपने टिकट को। किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, किस सीट ने और किस नाम ने? देखिए, एक्चुअली चौंकाने वाली बातें नहीं है क्योंकि इस बार का इलेक्शन अगर आप देखें कि 370 का जो टारगेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है पार्टी को, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि रणनीति जो है वो बदली गई है दिल्ली में, इस कारण से भी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस हुआ और वो किस तरह के कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे, ये सारा देखते हुए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि गौतम गंभीर जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पार्लियामेंटेरियन रहे बीजेपी के लिए, वो उन्होंने इनफैक्ट कैंडिडेट होने से खुद ही इनकार किया। तो मुझे लगता है कि एक वो बाकी, लेकिन मुझे कोई इस पे हैरानी नहीं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो एक उन्होंने अपना करियर, पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा रहा, उनका मिनिस्टर भी रहे और बहुत लंबे अरसे तक वो बीजेपी के साथ काम करते रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि जिनको छोड़ा गया है, जिनको टिकट नहीं मिला है, वो भी बिल्कुल ऑब्वियस है कि क्यों नहीं मिला टिकट। बिदुरी जी जो जिनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो उन्होंने दानिश अली के खिलाफ पार्लियामेंट में बोले, ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर जो लगातार बोलते रहे हैं कि कोई भी ऐसी कॉम्युनल बातें नहीं करनी है या ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करनी है, तो उससे ये साफ जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्टैंप है वो दिल्ली के टिकट्स में भी दिख रही है। और साथ ही साथ अगर आप बाकी कैंडिडेट्स को देखें, बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी, बहुत ही होनहार, बहुत ही कॉम्पिटेंट, वो एक लॉयर, एक अकम्प्लिश्ड लॉयर है। तो न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है एक नेचुरल सी चॉइस है।
और ये कहा जाता है, पार्टी के सोर्सेस कहते हैं कि मीनाक्षी लेखी जी का क्यों टिकट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन में नहीं आएंगी या उनको कोई और रोल नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बांसुरी स्वराज एक सही कैंडिडेट है। न्यू दिल्ली, अगर आप डेमोग्राफिक देखें, जिस तरह का जो क्लास न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में है, तो वो उस क्लास को, उस पढ़े लिखे तबके को, एजुकेटेड क्लास को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बाकी अभी जो दो कैंडिडेट्स है वो देखना पड़ेगा कि वो कौन होंगे, उसके बाद ही बात कर सकते हैं उस पर। अभी संजीव जी, जब हम यूपी की चर्चा कर रहे थे, यूपी का विश्लेषण कर रहे थे, तो चर्चा हम ये कर रहे थे कि देखिए बीजेपी अपने सांसदों का टिकट नहीं काट पाई। बीजेपी ऐसा कर रही थी, बीजेपी ऐसा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बगावत का डर था, कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है। लेकिन दिल्ली में तो इसके बिल्कुल उलट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 5 यहां पर टिकट की घोषणा की गई, सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट बचा है, चारों का काट दिया गया है, चारों नए उम्मीदवार दिए गए। नहीं, जैसे अभी बोल रही थी आरती टिक्कू है ना ये। जी जी जी। मैं एकदम, क्योंकि बाहर से जुड़ रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा। जैसे आरती जी अभी कह रही थी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, मीनाक्षी लेखी डेफिनेटली हो सकता है आगे कहीं एडजस्ट हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा उनमें एक कुछ ऐसी बात थी कि कई लोगों को वो कम पसंद आती थी, कई लोगों को ज्यादा, तो मतलब उसके ज्यादा विवेचना में नहीं जाए। बट बांसुरी स्वराज एक बड़ी नेचुरल सी क्लेमेंट है, एक न्यू फेस और बड़ा एजुकेटेड फेस और विद अ प्री डिग्री फेस, मतलब जिसका इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल, जैसे लोग कहते हैं प्रियंका में इंदिरा गांधी की छब आती है, तो बांसुरी में तो सुषमा जी की हूबहू ऐसा लगता है कि जैसे हम यंगर वर्जन सुषमा जी का देख रहे हैं। तो उसका एक रेजोनेंस होगा और उसकी एक अलग बात होगी और बहुत ही अच्छा फैसला है, मुझे ऐसा लगता है बांसुरी को प्रोजेक्ट करना। उसके बाद जो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं थोड़ा स्टम्प्ड हूं, दिल्ली की, बाकी तो सब इसलिए कटे हैं कि हर्षवर्धन जी क्योंकि बहुत पुराना चेहरा हो गए थे। ठीक है, हेमा मालिनी यूपी में एडजस्ट हो गई, उनसे तो शायद उम्र में उनके आसपास ही होंगे हर्षवर्धन, और बड़ा लोकप्रिय और जमीन से जुड़ा चेहरा रहे हैं हमेशा से, लेकिन वो समाव 2014 से ही इस नई बीजेपी में उस तरह से फिट नहीं हो पाए, जैसे कई दूसरे लोग हुए, कई दूसरे नहीं हो पाए। तो हर्षवर्धन का कटना, गौतम गंभीर मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि गौतम गंभीर एक पॉपुलर फेस था, और अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम करते थे नहीं करते थे उसका तो मुझे इतनी इल्म नहीं है। बट दिल्ली में उन्होंने रिस्क लिया, और दिल्ली में उन्होंने इसलिए भी शायद रिस्क लिया कि उनको लगता है कि बीजेपी हालांकि पिछले 2 बार से 7 में 7 सीट जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आप के अलायंस को भी बीजेपी गंभीरता से ले रही है कि वो दोनों का जो गठजोड़ है वो जमीन पे एक मुकाबले की स्थिति में होगा, तो हमें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहिए। और एक्चुअली ये दोनों बातें आपस में परस्पर विरोध ही नहीं है कि वहां पे क्यों नहीं काटे, तो वहां पे अभी बचे हुए हैं बहुत सीट्स यूपी में, क्या पता हमें वहां सरप्राइज देखने को मिले, जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे पिछले सेगमेंट में आपके। बट वहां पे नहीं काटे मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं किया, कुछ कटने चाहिए थे यूपी में, बट यहाँ पे काटे, कुछ अच्छे काटे, कुछ समझ में नहीं आए, जैसे गौतम गंभीर वगैरह क्यों कटे हैं, सबसे कहलवा भी दिया गया, एटलीस्ट उनको एक सम्मानजनक एग्जिट दिया गया। गौतम गंभीर को कहिए, चाहे जयंत सिन्हा को कहिए, और 2-5 ऐसे नाम है जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि भाई हम नहीं लड़ना चाहेंगे, तो उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट दिया। यानी मैसेज पहले से भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर चुकी थी ऐसे लोगों को जिनका टिकट कटना था, और वो रिफ्लेक्शन हमें हर्षवर्धन जी नजर भी आ रहा है। दिल्ली में हैवी वेट्स के नाम कटे हैं, देखिए रमेश बिदुड़ी का टिकट कटेगा ऐसा अब पहले उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, हालांकि बयानों की वजह से उन्होंने पार्टी के सामने मुश्किल पैदा की थी। वहीं प्रवेश वर्मा जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काफी पॉपुलर है, उनका टिकट कटा, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा कोई हो हंगामा हुआ हो, तस्वीर हम लगातार चला रहे हैं कि कैसे जो भावी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बधाई देते हुए ये पुराने कैंडिडेट्स या पुराने सांसद नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इसका संकट तो नहीं है, और मैं पहले भी ये शब्द मैं कहता हूं कि असहमति को सहमति में बदलने का नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कुछ जादुई फॉर्मूला निकाल दिया है। यानी अब कोई असहमत होता ही नहीं, और होता भी है तो वो दिखता ही नहीं है।
अब आप इसको यूं मान लें कि इतना ताकतवर है केंद्रीय नेतृत्व कि किसी की हिम्मत नहीं होती, या आप उसे संघ भाजपा का अनुशासन मान लें, लेकिन हो तो गया है। कुछ असहमति को सहमति में बदलने का एक ऐसा मंत्र निकाल लिया। अब आप यहां की हम लोग बात कर रहे हैं तो आज प्रवेश वर्मा और कमलजीत सहरावत, बाकायदा प्रवेश वर्मा ने कहा कि जीत पक्की है 7 की 7 पर, और कमलजीत सहरावत ने कहा कि हम दोनों भाई बहन मिलकर और 400 पार कराएंगे। मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाया वो इसी सीट ने चौंकाया है, प्रवेश वर्मा की सीट ने। कमलजीत सहरावत मेरे लिए चौंकाने वाली प्रत्याशी, इसके अलावा कोई चौंकाने वाला प्रत्याशी नहीं है। रमेश बिधूड़ी की सीट पर लग रहा था, और यह भी लग रहा था, जो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क रहती। रमेश बिधूड़ी हटे तो रामवीर सिंह बिधूड़ी ही आए, ये एकदम इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है। मीनाक्षी लेखी हटी तो वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका कोई अपना कैरेक्टर नहीं है, एलिट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां कोई जाति वाला, वहां कोई सोशल डायलेमा वाला वैसा नहीं है, तो वहां बांसुरी स्वराज आए। और जो संजीव श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि बांसुरी स्वराज में सुषमा स्वराज की छवि दिखती है। बांसुरी स्वराज को पिछले 1 साल से पार्टी के काम में दिल्ली में ज्यादा लगाया गया, उनको संगठन के काम में अलॉट किया गया कि हां बांसुरी स्वराज ही जाएंगी, उनको दिल्ली बीजेपी में पद दे दिया गया, तो वो सब तय था। प्रवीण खंडेलवाल एक ऐसा नेता जिनको हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों से तो जान ही रहे, कोई व्यापारी मुद्दा हो प्रवीण खंडेलवाल वहां झंडा बैनर लेके खड़े रहते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे लोग किसी भी पार्टी के लिए थाती होते हैं, संभाल कर रखने की चीज होते हैं, और एक तरह से कहें कि वैसा और नेता होना चाहिए। वैसे नेता कम दिखते हैं, वो उतने जिसको कहें कि निजी जीवन में भी उनके जिस तरह का रहा, अभी उन्होंने कह दिया कि अब वो फिर से ENT स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, क्लिनिक विनिक झाड़ पोछ के दुरुस्त कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कौशल के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ, अनुशासन दिखाता है। और देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें गंभीरता से लेना ही होगा। इसीलिए शायद गौतम गंभीर को हटाना पड़ा, क्योंकि गौतम गंभीर इतने गंभीर थे कि वो राजनेता टाइप व्यवहार ही नहीं करते थे, वो क्रिकेटर टाइप व्यवहार करते थे। और मैं आपको बताऊं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गौतम गंभीर ने अच्छा काम किया है। जो ये हंगामा होता है ना, सबसे पहले ट्रॉमल मशीन किसने लगाई? कूड़ा कम करने वाली गौतम गंभीर ने लगाई, लेकिन नेता की तरह व्यवहार नहीं करते, कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाते। मूल दिक्कत इसलिए थी, इसलिए खांटी नेता वहां भी चाहिए जो आम आदमी पार्टी से लड़ सके। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कॉम्बिनेशन तो विजय जी है ही, बाकी जो फीडबैक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलते हैं उसके आधार पर ये टिकट का जो बंटवारा है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। एक और संदेश जो बीजेपी अपने इस टिकट वितरण से दे रही है वो ये कि आप किसी भी तरीके की बैड माउथिंग करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आज नहीं तो कल आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और वो रमेश बिधूड़ी के केस में भी देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर के केस में देखने में मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली का हम जिक्र करें, बैड माउथिंग का, तो अभी फिर यदि इसका असर होगा तो शायद बिहार में भी कुछ नाम कट जाए, बड़े नाम। खैर वो तो जब लिस्ट आएगी तब पता पड़ेगा कि किसका नाम कट रहा है, किस नहीं कट रहा है। दिल्ली में जो पहला कारण मुझे लगता है वो है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन बना है, और आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार उतार दिए, मुझे लगता है उनके तीनों चारों उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, विधायक रहे हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं, तो वो एक टफ फाइट देने वाले लोग हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी का 56% का जो रिकॉर्ड है पिछली बार का, वो शायद उसको चुनौती दे रहे हैं, तो एक बड़ा कारण ये रहा। दूसरा, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो लोग जीते, तो ये समझा जाए कि टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप क्रिकेटर हैं, चलेगा नहीं यदि उनका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है। गौतम गंभीर के लिए ये बात हर्षवर्धन जी ने जो कही वो ठीक है कि वो काम कर रहे थे, लेकिन वो नेता तो थे ही नहीं। ईस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा नाराजगी गौतम गंभीर को लेकर रही है, और मुझे लगता है दिल्ली में यदि सबसे पहला टिकट कटने वाला था तो वो गौतम गंभीर का था, जिनको लेकर मतलब काफ़ी इमेज को लेकर बड़ी परेशानी हो रही थी। और वो MP के तौर पे उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पे जो इलाके में जाना होता है वो काम नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि वो वापस क्रिकेट में जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो क्रिकेट से संन्यास लेकर राजनीति में आए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ग्रेसफुल एग्जिट दे दी और कहा कि आप पहले ही ट्वीट कर दें। हर्षवर्धन जी ने अपनी नाराजगी कही है या अनुशासन कही है, जो भी है वो जाहिर कर दिया कि वो राजनीति से छोड़ रहे हैं। ये बड़ा फैसला है मेरे ख्याल से इस चुनाव में सबसे पहला, जो हर्षवर्धन जी सबसे पुराने नेता हैं और मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली के रियल लीडर्स जिसे भारतीय जनता पार्टी मानती है उसमें से रहे। मनोज तिवारी जी के लिए मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तो पार्टी हारी है, विधानसभा का चुनाव पार्टी हारी है, और उसके बाद उनको अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। लेकिन पूर्वांचल का जो वोट है वो उनकी ताकत है, और उसके भरोसे वो यहाँ पर
उनको फिर से ये मौका मिला है। परवेश वर्मा का मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, क्योंकि परवेश वर्मा एक ताकतवर कैंडिडेट भी थे, एमपी के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं, और साहिब सिंह वर्मा जो उनके फादर रहे हैं, उनकी वहाँ पर पूरे उस इलाके में एक ज़मीन है, तो किस तरह से उन्हें छोड़ा गया। लेकिन ये जो सहरावत मैडम को बनाया गया है वो मेयर रही हैं और वो एक अच्छी कैंडिडेट हैं। किस तरह से वहाँ पर बात हुई है तो मुझे लगता है, और बांसुरी को लेकर तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मुझे लगता है वो नया चेहरा है। और सुषमा स्वराज का जो लेकिन देखिए पॉजिटिव बांसुरी स्वराज को लेकर जो विपक्ष का निशाना है वो तो सदना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि अब इनके पास कैंडिडेट्स नहीं रहे हैं, इसलिए बदले जा रहे हैं, डर गई है भारतीय जनता पार्टी हमसे, इसीलिए सब कुछ वो दोनों तरफ। वो तो हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में जब नहीं बदले तब भी कहा गया कि डर गए, तो अब वो बदलना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। दिल्ली में बदल दिया तो भी खैर वो तो पार्टीज की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है और उस पर कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी चुनौती मिलने वाली है, ये बहुत साफ दिखाई दे। और आप देखिए ना, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है दिल्ली में, आपकी नाक के नीचे। और पार्टी के पास, जैसे वेस्ट बंगाल तो नया स्टेट था उनके लिए, दिल्ली तो पुरानी स्टेट है, आज की तारीख में भी कोई लीडर नहीं है। इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं अध्यक्ष बदलने के कि पार्टी के कार्यकर्ता को ध्यान नहीं रहता कि अब कौन अध्यक्ष पार्टी का। लगातार बदल रहे हैं और कोई खोज एक ऐसी नहीं हो पाई जिसके भरोसे दिल्ली को छोड़ा जा सके। और सेंट्रल लीडरशिप ही दिल्ली को चला रही है, बार बार हो रहा है। हर्षवर्धन जी को भी मौका दिया गया था 2013 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो पार्टी संगठन को दिल्ली में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और कोई एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत वहां पर पड़ेगी। उम्मीदवार जो बदले हैं अब वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। रामवीर सिंह बुदियूड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, रमेश बुदियूड़ी की तरह ही वो 4 बार विधायक भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी ने, वो जातिगत समीकरण के हिसाब से भी फिट बैठते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का। इसलिए मुझे लगता है पहला कारण आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की चुनौती भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा। यानी आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव तो किए हैं। अभी जिस तरीके से 4 कैंडिडेट उतारे गए हैं हर्षवर्धन जी, ये स्ट्रांग नजर आते हैं। ये विनेबिलिटी फैक्टर जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव में उतारने के लिए, क्या उसमें फिट बैठते हुए नजर आते हैं? मीनाक्षी लेखी को हटाया गया तो वहां से बांसुरी स्वराज आई, उधर से कमलजीत शेरावत आए, प्रवीण खंडेलवाल आए, तो क्या ये इतने पॉपुलर हैं अपने अपनी जगहों पर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? प्रवीण बहुत मजबूत कैंडिडेट है। देखिए प्राची, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इस चुनाव में कैंडिडेट कुछ माइनस न करे तो भाजपा का काम चल जाएगा। यानी कुछ वो ऐसा बोझ न लेके आ जाए कि जहां है वहीं बैठ जाए, वो धंसे नहीं। कम से कम ये जो 5 प्रत्याशी हैं, मनोज तिवारी तो उनकी लोकप्रियता पहले से है, अकेले ऐसे सांसद रहे जो अपना टिकट दिल्ली में बचा पाए। और जो ये 4 प्रत्याशी हैं, प्रवीण खंडेलवाल हो, बांसुरी स्वराज हो, रामवीर बुदियूड़ी हो या फिर कमलजीत शेरावत हो, उसमें अगर नेता के तौर पर देखें, ठीक है कि उनको मेयर नॉमिनेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो पार्षद रही हैं, लेकिन कमलजीत शेरावत उस तरह से नेता नहीं रही। इसके अलावा ये अगर चेहरे आप देखें तो ये नेता के तौर पर ज्यादा डेवलप है। और बांसुरी स्वराज की सीट तो जो है उसमें कोई भी हो, ये इलीट दिल्ली की सीट है। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी का एक रोड शो होगा और 7 सीटों पे आप देखेंगे कि समीकरण बदल जाएगा। दिल्ली में 7 सीटों का समीकरण बिल्कुल अलग है। कुछ जो बाहरी इलाके हैं, जहां जिसको आप कहते हैं ना कि प्रवेश वर्मा की कुछ सीट होगी, कुछ ये पूर्वी दिल्ली की सीट होगी, यहां आप भले कहें कि यहां कुछ समीकरण बदल सकता है क्या, लेकिन ओवरऑल ये जो दिल्ली होने की वजह से, और जिसको हम कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी का मॉडल, जिसको बार बार कहते हैं कि वो विकसित भारत वाला मॉडल, वो यहां सबसे ज्यादा काम करेगा। और देखिए अभी हंसराज हंस की सीट को भी लेकर कहा जा रहा था कि वो पंजाब भी जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग जो करना चाहती है, मैसेजिंग, सिर्फ 7 सीटें हैं, लेकिन उसके जरिए मैसेज पूरे देश में जाता है। और मुझे लगता है अभी तक जो 5 प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी दिख रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में तो एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। राजस्थान में भी 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और मध्य प्रदेश में भी 24 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की लिस्ट क्या बता रही है, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद
बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पिछली बार 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का था और बीजेपी इस बार भी कोशिश करेगी कि राजस्थान में 100% स्ट्राइक रेट उसका मेंटेन रहे। कुल 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। अब बीजेपी ने किस तरीके से यहां पर मैदान में उतारा है कैंडिडेट्स को, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। चुरू से देवेंद्र झाझरिया को उतारा गया है। यहां से राहुल कसवा का टिकट जो है वो काटा गया है। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया है। अलवर से भूपेंद्र यादव को, भरतपुर से रामस्वरूप कोहली को, यहां से रंजीता कोहली का टिकट कटा है। नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। नागौर वो सीट है जहां हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन में बीजेपी ने सीट लड़ी थी और हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव लड़े थे। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी कांग्रेस को छोड़कर, उन्हें नागौर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जाट बाहुल्य सीट है, इसलिए ज्योति मिर्धा यहां पर कॉन्टेस्ट करती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर राजस्थान की 15 सीटों पर ऐलान किया गया है और जो टिकट बदले गए हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। अब संजीव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया है, बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर भी नहीं किया गया है। एक चुरू सीट को आप देख लीजिए, बाबा बालकनाथ विधानसभा में चले गए तो उनकी सीट खाली हुई थी। भूपेंद्र यादव यहां से चुनावी मैदान में। क्या बड़ा बदलाव आपको लग रहा है, क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको लग रहा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? ज्यादातर संजीव के दोस्त ही हैं सब, प्राची। कौन है मेरा दोस्त? देखिए, राजस्थान की लिस्ट में कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस नहीं है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ तारानगर से हारे थे और उसका ठीकरा गलत है सही वसुंधरा राजे और राहुल कसवा पे फोड़ा गया था उनकी तरफ से कि इन लोगों ने मिलकर हरवा दिया मुझको यहाँ पे तारानगर में। तारानगर चुरू लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो वहां से राहुल कसवा का टिकट कटा। तो ये मेरे ख्याल से 30-35 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब राहुल कसवा की फैमिली से किसी को लोकसभा का टिकट नहीं मिला और वहां से बहुत अच्छे खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन को दिया गया है टिकट। लेकिन बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया है राहुल कसवा का आज कि अब चुरू की जनता को धन्यवाद और आभार, और देखते रहिए, मैं कहीं जा नहीं रहा। मतलब ये उसका भाव है। मतलब अब देखने की बात है वो क्या कांग्रेस जाएंगे, या जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि असहमति को सहमति में बदलने का फॉर्मूला बहुत अच्छा ढूंढ लिया गया है, ये भी सहमत हो जाएंगे देर सवेर, क्या होगा। लेकिन क्या वो उन्होंने उसकी 2 व्याख्या की थी कि क्या इतना जबरदस्त उनका इतना प्रभाव है या इतना डर है उस वजह से, या कोई और फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, कई बार जब बड़ा चुनाव हो रहा होता है ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, फिर वो आगे कदम उठा लेते हैं। जैसे वसुंधरा राजे कदम नहीं उठा सकती क्योंकि उनके पास खोने के लिए बेटा है, दुष्यंत सिंह को टिकट मिल गया, झालावाड़ से उसको जिताने में लगेंगी और 1-2 जगह अपना प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन राहुल कसवा टाइप के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर उनका टिकट कट गया तो वो तो अपना खम ठोक के क्या पता आ जाए। उसी तरह से जैसे भूपेंद्र यादव जी, बहुत उनके बरसों की ये बात थी कि भाई अलवर यादवों की सीट है, और वो अनौपचारिक बातचीत में कई लोगों को कहते भी थे। तो ये राज्यसभा के सदस्य जो लोकसभा के चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा चेहरा भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत वरिष्ठ सलाहकार हैं पार्टी के, नीति बनाने वाले और काफी बैकरूम ऑपरेशंस को निर्धारित करने वाले। तो वो अलवर से लड़ रहे हैं। ज्योति मिर्धा का आप नाम ले रही थी प्राची, वो भी एक दिलचस्प, विधानसभा चुनाव हारी थी। अब वहां से पिछली बार नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल जीते थे बीजेपी के सपोर्ट से। हाँ। इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई है विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो जाटों का अच्छा मजबूत तगड़ा लोकल लीडर है। तो क्या वो खुद उतरते हैं या फिर कोई बैकरूम अंडरस्टैंडिंग होती है? मतलब राजस्थान का चुनाव अभी भी लगने में ऐसा लगता है कि 25 में से 25 के अंदर बीजेपी आ गई, लेकिन राजस्थान का चुनाव इस बार पिछली बार से ज्यादा कड़ा होगा। जो 10 सीटें रह गई हैं संजीव जी, उसमें कोई बदलाव, कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? सॉरी, जो 10 सीटें रह गई, क्या उसमें कुछ नया देखने को मिल सकता है जिन पर ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जिसमें जयपुर शहर है, अजमेर है, झुंझुनू है? जयपुर ग्रामीण में राज्यवर्धन छोड़ गए हैं। मतलब मुझे जैसे जयपुर राजसमंद है, विजय जी जैसे कह रहे हैं राज्यवर्धन थे पिछली बार, तो ऑब्वियसली कोई नया चेहरा आएगा। जयपुर से रामचरण बोहरा दो बार
के तो पक्का सांसद रह चुके हैं, 2 या 3 बार के, 2 बार के रह चुके हैं। 2 बार। वो बस्ती के आदमी माने जाते हैं पुराने, और कोई ऐसा नहीं है उनका कि कोई बड़ा ऊंट फैक्टर हो या कोई बड़ा जलवा हो शहर में। अच्छे हैं, मतलब ना किसी की बुराई में ना बड़ाई में, तो एक न्यूट्रल सा चेहरा है। तो मुझे लगता है इस बार शायद उनको बदल दिया जाए। हालांकि ब्राह्मण फेस है, जयपुर ट्रेडिशनली ब्राह्मणों की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार रहे हैं ज्यादातर यहाँ। तो ये जो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लीडर्स बट इन टर्म्स ऑफ जयपुर शहर होना हाई प्रोफाइल हो ही जाता है। तो यहाँ पे शायद कुछ बदले जाए। कुछ और सीट्स भी बची हुई हैं, जैसे करौली वगैरह बची हुई, ईस्टर्न राजस्थान की 1-2 सीट्स हैं। तो देखते हैं किसको मौका मिलता है। राजसमंद भी है जो महत्वपूर्ण सीटें, दिया कुमारी वाली सीट, वहां से राजेंद्र राठौड़ के नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन नाम की चर्चा का कोई मतलब नहीं है इस बीजेपी में। तो जब नाम आएगा जब मालूम पड़ेगा कि चर्चा सही थी गलत। लेकिन संजीव से एक बात समझना चाहिए कि सीपी जोशी साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो चित्तौड़गढ़ से नहीं लड़ना चाहते थे, जयपुर से लड़ना चाहते थे, ऐसा था? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है विजय भाई। आप कहते रहते हो संजीव को राजस्थान की ज्यादा समझ है, आपको मुझसे ज्यादा समझ है, तो आप ही बता दीजिए कि ऐसा था कि नहीं था। नहीं, दिल्ली में काफ़ी चर्चा चल रही थी कि सीपी जोशी साहब जो हैं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आपके एक और मित्र निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए थे आपके दूसरे मित्र को हराकर, तो शायद सीपी जोशी साहब को घबराहट थी और वो चित्तौड़गढ़ से जोशी जी जयपुर आना चाहते थे। ऐसी चर्चा दिल्ली में काफ़ी चल रही थी पार्टी ऑफिस में, तो मैंने कहा शायद आपको जानकर। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं लोकसभा का। अच्छा चलिए ठीक, पार्टी रही राजस्थान। विजय जी, जब इतनी सारी जानकारी आपके पास है ही, तो आप ही बता दीजिए कि आप ये 15 नामों का आंकलन कैसे कर रहे हैं? ये 15 नाम अच्छे नाम हैं, और जैसे नागौर का जिक्र किया ना, नागौर हनुमान बेनीवाल ने भले ही जीती हो, लेकिन वो मिर्धा फैमिली की मजबूत सीट रही है। नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, जो ज्योति मिर्धा की फैमिली है, वो हमेशा से वहाँ पर उनका मजबूत गढ़ रहा है। पिछली बार विधानसभा हार गई, हालांकि खुद ज्योति मिर्धा 2 बार कांग्रेस की MP रही हैं नागौर से, समझे। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं जीती हैं, और जाटों का प्रभुल वाला वो सीट है, उसको जीत सकते हैं। अलवर की बात का बिल्कुल ठीक है कि भूपेंद्र जी काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे और राज्यसभा में रहे हैं, और वो बड़े बैकरूम लीडर रहे हैं, अमित शाह जी के भी खास लोगों में से माने जाते हैं। वैसे वो अजमेर के हैं, खुद उनका जो शहर है वो अजमेर है, लेकिन अलवर सीट उनके लिए मुफीद सीट है। बाबा बालकनाथ को वहाँ से अब MLA बना दिया गया है, तो मेरे को लगता है कि उस सीट में भी कोई बड़ा फेरबदल होने वाला नहीं है, और राजस्थान में 1-2 सीटों से ज़्यादा कोई बड़ा परिवर्तन होगा यदि पिछली बार से, वो मुझे नहीं लगता है। तो देखिए, देखना दिलचस्प है। अभी तो 10 सीटों का ऐलान होना बाकी है, 15 सीटों का ऐलान किया गया है, और इन 15 सीटों में बहुत कम टिकट काटे गए हैं और पुराने लोगों को रिपीट किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, और 29 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 5 सीटें हैं, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है, जिसमें अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। सभी की निगाहें जाकर टिकी विदिशा पर। यहां से पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया गया, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और गुना सीट जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछली बार KP यादव ने उन्हें अच्छे खासे मार्जिन से हराया था, 1,25,000 वोटों से हराया था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए एक टफ चॉइस हो सकती है इस सीट पर उम्मीदवार चुनने की, लेकिन बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम डाल दिया है। अब KP यादव का अगला कदम क्या होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे, यानी कि जो विधानसभा में उतारे गए कैंडिडेट्स थे और वो हारे थे, उन्हें फिर से मौका दिया गया है, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और गणेश सिंह हैं, उन्हें मौका दिया गया है। टोटल 6 सिटिंग सांसदों का टिकट फिलहाल मध्य प्रदेश से काटा गया है। तो 24 सांसदों के टिकट जो है, 24 उम्मीदवारों के जो टिकट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दिए हैं। आरती टिक्कू जी, जब भी मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है तो सबसे ज्यादा चर्चा विदिशा की और गुना की हो पा रही है। दोनों फैक्टर्स, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, जिनको बार बार कहा जा रहा था कि ये तो छिटक रहे हैं, नाराज हैं, या इनको हाशिए पर डालने की कोशिश की जा रही है, वो दिल्ली आ रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से ही लड़ेंगे, बेशक KP यादव वहां उनको हरा चुके हों, ये भी अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। देखिए, बहुत साफ लग रहा था कि जब देश में स्टेट असेंबली चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कुर्सी छोड़ दी,
तो बहुत साफ था कि उनके लिए केंद्र में एक रोल जो लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने सोच के रखा है। कई लोगों का उस टाइम पे उन्होंने काफी दुख भी जताया कि ये गलत हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने लगातार तब से ही कह रही हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली आएंगे और उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा सेंटर में। उसीलिए हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बहुत मेहनत से मध्य प्रदेश इलेक्शंस जितवाए, बेशक प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो रोल रहा है मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में, मुझे लगता है इसीलिए उनको गुना से वापस लड़वाने की पूरी जो तैयारी हो रही है, वहां पे वो लड़के आएंगे और जीत के ही आएंगे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी पार्टी रिकॉग्नाइज कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों लीडर्स के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह है इस वक्त पार्टी में, और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न चिन्ह होगा। गुना सीट पर आप हर्षवर्धन जी को याद रखिएगा कि असहमति को सहमति में बदलने की जो एक्सरसाइज है ना, उसकी एक सीट गुना भी होगी मध्य प्रदेश में। यानी हर्षवर्धन जी, यहाँ कुछ बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं हमें केपी यादव की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत असर पड़ेगा। और इसको एक बात समझना चाहिए, जब इस तरह का कोई बड़ा नेता होता है, उसके खिलाफ आप किसी को एक बार चुनाव जिता दे, लेकिन वो सस्टेन कर पाता है क्या? और जब हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे, तो वहां के लोगों से जब मैंने बात की, वहां बातचीत की, वहां समझा, तो पहली बार, और ये पहली बार जब मैं कह रहा हूं, तो राजमाता विजया राजे सिंधिया से लेकर माधवराव से लेकर उनके परिवार में लेकर और यहां तक कि वसुंधरा राजे तक, या किसी भी राजे परिवार को, सिंधिया परिवार को देखिए, किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं की जितनी इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह विश्वास नरेंद्र मोदी का जीता है। और कोई भी नेता जो हो, देखिए कोई भी कुछ भी कहे, नेता तो वही बनता है बड़ा जो लोकसभा में जनता के बीच से जनप्रतिनिधि निकले। राज्यसभा में आप एडजस्टमेंट के लीडर होते हैं, राज्यसभा में आप कोई बहुत अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, कुछ अलग से आप संगठन का काम करते हैं, लेकिन जब आप नेता बनने की बात करते हैं तो मास लीडरशिप होनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह अच्छे से पता है, और केपी यादव उस मुकाबले में कहीं टिकते नहीं है। मुझे लगता है कि केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी कहीं दूसरी जगह उनको मनाएगी, तैयार करेगी। दूसरा यह भी है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल केपी यादव पर दांव लगाने को तैयार नहीं है। गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत मजबूत है। और यहां मैं एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाऊं, मध्य प्रदेश में आप देखिए, एक एक सीट की मार्किंग की बात जो मैंने पहले भी कहा था ना, कि जाति और सामाजिक समीकरण, वो यहां भी आपको दिखेगा। ठीक, आप देखिए, प्रहलाद पटेल हटे तो वहां पर राहुल लोधी आते हैं, रीवा, सीधी, शहडोल, मतलब सारी सीटों का आप समीकरण देखेंगे तो उस सामाजिक समीकरण का बहुत ध्यान दिया गया है। हिलना नहीं चाहिए। 29 में 28 थी, 29 की कोशिश है। खजुराहो जो छिंदवाड़ा की सीट है, उस पर प्रत्याशी बहुत जोर शोर से तलाशा जा रहा है। छिंदवाड़ा का जिक्र हो ही गया है, तो देखिए छिंदवाड़ा को छोड़ दिया विजय जी, इंदौर को छोड़ दिया, उज्जैन, धार और बालाघाट, इंदौर में बदला जाना है, उम्मीदवार बदले जाना है। लेकिन शिवराज जी के लिए, जैसे आरती जी ने कहा कि उनका कामकाज को रिकॉग्नाइज किया, जाहिर है कि शिवराज जी तो बड़े नेता हैं, और रिकॉग्नाइज इस लेवल पर भी किया गया कि पार्टी चाहती थी कि भोपाल से शायद टिकट दिया जाए उन्हें, लेकिन शिवराज जी की बात मानी गई और विदिशा से टिकट दिया गया। इस तरह से उनका फुल सर्किल भी हो गया। 2005 में विदिशा से एमपी रह के मुख्यमंत्री बने, और अब मुख्यमंत्री से हटे तो विदिशा से एमपी बनने की तैयारी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अब शिवराज सिंह चौहान की एक बार फिर से चर्चा होने लगी है, उनकी टीम के लोग भी जो हैं उनको भी टिकट दिया गया, आलोक शर्मा का भी की चर्चा हो रही है, प्रज्ञा ठाकुर को हटाया गया तो आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है, तो एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान चर्चा में जरूर नजर आ रहे हैं। और संजीव जी, आपके लिहाज से मध्य प्रदेश की लिस्ट आप कैसे आंकलन कर रहे हैं इसका? देखिए, दो तीन बातें ऐसे ही, थोड़ा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि किसी ने मेहनत इतनी की नहीं की जितनी इस बार ज्योतिरादित्य ने की। अब ये भी एक तरह की ट्रेजेडी है कि इतना लंबे समय की राजनीतिक पारी खेलने के बाद, इस तरह के बैकग्राउंड से आने के बाद, महाराज ज्योतिरादित्य को, जिनके तो हम गए हुए हैं ग्वालियर में, उनके पास कई बार महल घुमाते हैं, रेलगाड़ी दिखाते हैं जिसमें से तरह तरह के व्यंजन निकलते हैं, उनको वापस से साबित करना पड़ा है कि हम जनाधार वाले नेता हैं। तो ये समय की ट्रेजेडी है। अच्छे खासे महाराज की तरह बैठे थे, वापस से नए सिरे से
एग्जाम देना शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात लेकिन है। लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है ना संजीव लोकतंत्र जी। के लिए मिलके बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, जैसे आप शिवराज की बात कर रही हैं, ऐसे वसुंधरा समर्थकों को भी टिकट्स में एडजस्ट किया गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बीजेपी बहुत समझदार पार्टी है, वो किसी भी, उनकी नजर में शिवराज और वसुंधरा इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए। ठीक। इतने इंपॉर्टेंट समय पे मना लिया जाए, समय पे साथ नहीं छोड़ दिया, उधर दुष्यंत को एडजस्ट कर लिया, उनको वापस भी यानी दे सब दिया। बातों को ध्यान में और रखकर बीजेपी ने अपनी ये लिस्ट जारी की है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे बाकी तमाम राज्यों। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, आरती जी, संजीव जी, हर्षवर्धन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।